बचपन से ही ना हम लोग एक खास तरह का बोर्ड गेम खेल रहे हैं, एक ऐसा खेल जिसके नियम एकदम साफ हैं। जहाँ रास्ते पहले से तय होते हैं। बिल्कुल। और हर कदम पर यह बताया गया है कि जीत कैसे मिलेगी। मतलब अगर हम उन नियमों के हिसाब से चलें तो हर बार इनाम मिलता है। हाँ, लोग तारीफ करते हैं और एक बहुत ही सुरक्षित वाली फीलिंग आती है ना। है ना। एकदम सही कहा। लेकिन फिर अचानक से होता क्या है, स्कूल और कॉलेज खत्म हो जाता है और उस खेल का मैदान पूरी तरह से बदल जाता है। रातों रात वो सारे नियम गायब हो जाते हैं। कोई रेफरी नहीं बचता वहाँ। हाँ यार, कोई बना बनाया रास्ता नहीं होता और पुराने सारे पैंतरे जो स्कूल में काम आते थे ना, वो असल जिंदगी के इस खुले मैदान में अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। ये वाकई एक बहुत ही डरावना और उलझन भरा अनुभव होता है। बहुत ज्यादा। क्योंकि जिस फॉर्मूला पर सालों तक भरोसा किया गया, जिसे सफलता की एकमात्र चाबी मान लिया गया था, वो अचानक बेअसर हो जाता है। लोग सोचते रह जाते हैं कि यार उन्होंने तो सब कुछ सही किया था, फिर वे जिंदगी के रेस में पीछे क्यों छूट रहे हैं। और जो लोग इस बात से परेशान हैं ना कि पारंपरिक रास्तों पर चलने के बावजूद उन्हें वो सफलता नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल। आज हम एरिक बार्कर की एक बेहद शानदार रिसर्च और उनकी किताब बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं। बहुत ही कमाल की किताब है ये, है ना। एरिक बार्कर ने हॉलीवुड में स्क्रीन राइटर के तौर पर काम किया है और अब वे इस बात की गहराई में जाते हैं कि सफलता के जो नियम हमें बचपन से रटाए जाते हैं, वे असलियत में गलत क्यों हैं। हाँ, और वो इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। एकदम। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब बने बनाए नियम काम नहीं करते तो फिर असल में क्या काम करता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये चर्चा सिर्फ नियमों को तोड़ने या बिना सोचे समझे बगावत करने के बारे में नहीं है। मतलब कोई अंधी बगावत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सफलता के पीछे काम करने वाले वैज्ञानिक पहलुओं, इंसान के व्यवहार और उन पैटर्न्स को समझने के बारे में है जो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाते हैं। सही बात है। जब ये समझ में आ जाता है कि कोई पुराना नियम क्यों फेल हो रहा है, तभी तो उस स्थिति से बाहर निकलने का नया और बेहतर रास्ता तैयार किया जा सकता है। और इन तथाकथित नियमों का जो सबसे बड़ा कारखाना है ना, वो हमारा स्कूल सिस्टम है। हाँ, वो तो है। बचपन से ही दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि अच्छे ग्रेड्स लाओ, हर विषय में टॉप करो और जीवन भर की कामयाबी पक्की। मतलब स्कूल एक बंद डिब्बे जैसा है, एक सुरक्षित डिब्बा जहाँ सिलेबस तय है। बिल्कुल। सवालों के सही जवाब पहले से किताब के पीछे लिखे होते हैं, नियमों पर चलने पर सीधा इनाम मिलता है। लेकिन असल जिंदगी तो एक खुले मैदान की तरह है ना, जहाँ रोज नए सवाल पैदा होते हैं। हाँ, और उनके कोई तय जवाब नहीं होते। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वास्तव में स्कूल के टॉपर जीवन के भी टॉपर बनते हैं? आंकड़े इस बात को पूरी तरह से नकार देते हैं। अच्छा, पूरी तरह से? बिल्कुल। बॉस्टन कॉलेज ने इस विषय पर एक बहुत ही विस्तृत और लंबी स्टडी की थी। उन्होंने 81 ऐसे बच्चों पर नजर रखी जो अपने स्कूल के वक्त में बहुत तेज हुआ करते थे। मतलब एकदम किताबी कीड़े और टॉपर्स। हाँ, अपने अपने स्कूल के टॉपर्स। उस वक्त सभी को लगता था कि ये बच्चे आगे चलकर दुनिया बदल देंगे। कि कोई बड़ा आविष्कार करेंगे या बहुत बड़े लीडर बनेंगे, राइट? एकदम। लेकिन कई सालों बाद जब उनके जीवन का आकलन किया गया तो परिणाम बहुत चौंकाने वाले थे। क्या निकला स्टडी में? बड़े होते होते वे हालात को बदलने की बजाय उसी मौजूदा सिस्टम का हिस्सा बनकर रह गए। बाप रे। किसी ने भी कोई बहुत बड़ी या क्रांतिकारी सफलता हासिल नहीं की और उनमें से कई लोग तो अपने करियर में बुरी तरह नाकामयाब भी हुए। यार ये बात तो सच में सोचने पर मजबूर करती है। मतलब जो सिस्टम के अंदर इतने माहिर थे, वे बाहर आते ही क्यों लड़खड़ा गए? क्योंकि सिस्टम उन्हें सिर्फ फॉलो करना सिखाता है। हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि स्कूल सिर्फ ये जांच रहा है कि कौन कितनी अच्छी तरह से निर्देश मान सकता है और दी गई जानकारी को उगल सकता है। बिल्कुल। और यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से टॉपर्स अक्सर असल जिंदगी में पिछड़ जाते हैं। स्कूल में अच्छा बच्चा कहलाने का मतलब ही यही है कि कोई इंसान नियमों को मानने में कितना एक्सपर्ट है, कंफर्म करने में। हाँ। इसके विपरीत और एक आंकड़ा देखिए, फोर्ब्स पत्रिका की जो 400 सबसे अमीर लोगों की सूची है ना, फोर्ब्स 400, उसमें से 58 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी नहीं की। 58 लोग? हाँ, मतलब उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। बिल्कुल। लेकिन वे उन लोगों से कहीं ज्यादा कामयाब हैं जो दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों से ग्रेजुएट हैं। क्योंकि जब वो कॉलेज से बाहर निकले या उन्होंने पढ़ाई छोड़ी तो वो किसी तय सिलेबस का इंतजार नहीं कर रहे थे। एकदम सही।
उन्होंने खुद देखा कि दुनिया में क्या समस्या है। हाँ, और उसे अपने तरीके से हल करना शुरू कर दिया। मतलब कामयाब लोग शायद वो नहीं होते जो सिर्फ बने बनाए नियमों पर चलते हैं। तो कौन होते हैं? वो होते हैं जो बदलते हालात के हिसाब से अपने नियम खुद बनाते हैं, है ना? बिल्कुल, ये जो अनुकूलन है ना, या अडेप्टेबिलिटी, यही असली कौशल है। जब बात अपने सपनों को पूरा करने की आती है तो ये लोग पुराने नियमों को तोड़ने से पीछे नहीं हटते। वे समाज के बनाए दायरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस रास्ते पर सब चल रहे हैं वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनाएगा, कोई लीडर नहीं। यहाँ पर आके बात सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि अगर नियमों को तोड़ना या अपने तरीके से काम करना ही सफलता की कुंजी है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? सुनने वाले जो भी लोग ऑफिस की राजनीति से गुजर चुके हैं, वो अक्सर एक बात महसूस करते हैं। क्या? कि जो लोग चापलूसी करते हैं, जो बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं, वे बड़ी जल्दी प्रमोशन पा लेते हैं। ये तो बहुत ही आम शिकायत है। हाँ ना, जबकि जो चुपचाप ईमानदारी से अपना काम कर रहा होता है वो पीछे रह जाता है। तो क्या सफलता के लिए बुरा या चालाक होना जरूरी है? देखिए, ये कार्यस्थलों की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो लोग कार्यस्थल पर बुरे या चालाक होते हैं, जिन्हें हम अक्सर बुरा सहकर्मी मानते हैं, जो दूसरों के काम का श्रेय खुद ले लेते हैं, वे अपने अच्छे साथियों के मुकाबले सालाना लगभग 65,000 रुपए ज्यादा कमाते हैं। बाप रे, 65,000 रुपए ज्यादा सिर्फ बुरे होने के लिए? बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग खुद को बहुत आत्मविश्वास के साथ पेश करते हैं। अच्छा, तो यही सोचेगा कि अच्छा इंसान बनकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो पूरी तरह से एक नकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये तस्वीर का सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा है। अच्छा, तो पूरी तस्वीर क्या है? वॉटन स्कूल के मशहूर मनोवैज्ञानिक एडम ग्रांट ने इस पर एक बहुत ही गहरी रिसर्च की। उन्होंने लोगों को दो हिस्सों में बांटा, गिवर्स यानी दूसरों की मदद करने वाले, और टेकर्स यानी सिर्फ अपना फायदा सोचने वाले। गिवर्स और टेकर्स। हाँ, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों जैसे इंजीनियरों, सेल्समैन और मेडिकल छात्रों का अध्ययन किया। ग्रांट ने पाया कि जो लोग टेकर्स होते हैं वे शुरुआत में तेजी से आगे तो बढ़ते हैं। हाँ, जैसे हार्वर्ड वाली स्टडी में था। बिल्कुल, लेकिन लंबे अवधि में उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर हमेशा गिवर्स ही पाए गए। एक मिनट, अगर मदद करने वाले सबसे ऊपर पहुंचते हैं तो फिर जो लोग ऑफिस में सबके लिए काम करते रहते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते, उनका क्या? यही तो कैच है। मतलब एडम ग्रांट की रिसर्च में तो ये भी सामने आया था ना कि गिवर्स सफलता की सीढ़ी में सबसे नीचे भी होते हैं। हाँ, उन्होंने ये भी पाया था। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो दूसरों की मदद करते हैं वे सबसे ज्यादा कामयाब भी होते हैं या फिर बिल्कुल नीचे रह जाते हैं। दोनों बातें एक साथ कैसे काम कर सकती हैं? इसे समझने के लिए ना हमें उस तरीके को देखना होगा जिससे लोग दूसरों की मदद करते हैं। मतलब मदद करने के भी तरीके होते हैं? बिल्कुल। जो गिवर सबसे नीचे रह जाते हैं वे असल में अपनी कोई सीमा तय नहीं करते। हाँ, बाउंड्रीज नहीं बनाते। हाँ, वे दूसरों का काम करने के चक्कर में खुद का काम भूल जाते हैं, थक जाते हैं और अक्सर उनका फायदा उठाया जाता है। ये तो बहुत आम बात है। लेकिन जो गिवर्स सबसे ऊपर पहुंचते हैं वे दूसरों की मदद तो करते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। वे जानते हैं कि कब ना कहना है। इसे अगर एक उदाहरण से समझें तो जो स्वार्थी लोग होते हैं, हाँ, वे एक स्प्रिंटर या 100 मीटर की दौड़ दौड़ने वाले की तरह होते हैं। बहुत सही तुलना है ना? हाँ। वे शुरुआत में बहुत तेज भागते हैं, हाँ। दूसरों को धक्का देकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और कोई उनके साथ दौड़ना भी नहीं चाहता फिर। एकदम। दूसरी तरफ जो समझदार गिवर्स होते हैं, हाँ। वे मैराथन दौड़ने वाले की तरह होते हैं। हाँ। वे रास्ते में लोगों को पानी पिलाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। बिल्कुल, वो एक नेटवर्क बनाते चलते हैं। हाँ, इससे एक ऐसा नेटवर्क बन जाता है कि जब वे खुद थकते हैं ना, हाँ। तो पूरी भीड़ उन्हें सहारा देकर फिनिश लाइन तक पहुंचा देती है। ये एकदम सटीक तरीका इसे देखने का। लंबी अवधि में जब कोई दूसरों की सफल होने में मदद करता है तो वो एक ऐसा इकोसिस्टम बना लेता है जहां उसकी सफलता को रोकने वाला कोई नहीं होता। क्या बात है। इसलिए लंबे सफर में एक समझदार अच्छा इंसान होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि नेटवर्किंग की सबसे बड़ी ताकत है। यार, नेटवर्किंग की बात आई है तो यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। कौन सा? हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं, हर पार्टी में जाते हैं, हर किसी से मिलते जुलते हैं, वो काफी फायदे में रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे एक तराजू की तरह देखें
एक तरफ नेटवर्किंग है, यानी लगातार लोगों से संपर्क में रहना, और दूसरी तरफ डीप वर्क है, यानी दुनिया से कटकर अकेले में बैठकर किसी कौशल में महारत हासिल करना। हाँ, फोकस के साथ काम करना। तो इन दोनों में से सफलता का पलड़ा किस तरफ भारी होता है? देखिए, ये आज के दौर का सबसे बड़ा संघर्ष है। एक तरफ हमारे पास ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि स्कूल के दिनों में जो बच्चे बहुत मशहूर होते हैं, जिनके बहुत दोस्त होते हैं, पॉपुलर किड्स, हाँ, वे आगे चलकर सामान्य बच्चों के मुकाबले 20% ज्यादा पैसे कमाते हैं। 20%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और एक और बहुत ही अजीब लेकिन सच आंकड़ा ये है कि जो लोग शराब पीते हैं और बार जैसी जगहों पर जाकर नेटवर्किंग करते हैं, अच्छा, वे शराब न पीने वालों से 10% ज्यादा कमाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ शराब पीने से? असल में शराब की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सामाजिक दायरों में ज्यादा समय बिता रहे होते हैं, उनका नेटवर्क बड़ा होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सारा खेल सिर्फ संपर्कों का है, कि मेरा मतलब है इंसान किसे जानता है यही तय करेगा कि वो कहां तक जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब इंसान सामाजिक रिश्तों में बहुत ज्यादा उलझ जाता है ना, तो एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कैसी कीमत? उसे खुद पर, अपने कौशल को निखारने पर काम करने का समय ही नहीं मिलता। डेविड हेरेमी नाम के एक शोधकर्ता ने इस पर एक बहुत ही गहरी स्टडी की थी। उन्होंने उन एथलीट्स का जीवन खंगाला जिन्होंने ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। अब ये कोई छोटी उपलब्धि तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। और उन्होंने पाया कि 89% एथलीट्स, जी हाँ, 89% अपने अभ्यास के दौरान पूरी तरह से सामाजिक रिश्तों से दूर रहे थे। 89%? यार, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग पार्टियों में नहीं जा रहे थे? बिल्कुल नहीं, वे अपनी कला को तराशने में अकेलेपन का सामना कर रहे थे। और ये अकेलापन सिर्फ एक कमरे में बंद होना नहीं है ना? नहीं, ये जानबूझकर किया गया एक अभ्यास है, जिसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। इन एथलीट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि समाज में क्या चल रहा है। उनका पूरा फोकस अपने काम पर था। हाँ, वो बस एकांत में अपनी छोटी छोटी कमियों को सुधारने में डूबे रहे। नेटवर्किंग से इंसान को अवसर मिल सकते हैं, दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन जब कोई उस दरवाजे के अंदर कदम रखता है तो उसका कौशल ही बोलता है। बिल्कुल सही। और वो कौशल सिर्फ अकेलेपन में, गहरे ध्यान या डीप वर्क के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। ये बात बहुत स्पष्ट कर देती है कि पहले एकांत में जाकर कुछ ऐसा बनाना होगा जो दुनिया को चाहिए, और फिर नेटवर्क का इस्तेमाल करके उसे दुनिया तक पहुंचाना होगा। एकदम सही बैलेंस है ये। लेकिन जब कोई व्यक्ति एकांत में महारत हासिल कर लेता है तो उस महारत को खुले मैदान में आजमाने के लिए एक और चीज की बहुत जरूरत होती है। किस चीज की? आत्मविश्वास की। मतलब चाहे इंसान सामाजिक हो या अकेला काम करने वाला, आगे बढ़ने के लिए खुद पर यकीन तो चाहिए। बिल्कुल। आत्मविश्वास वह इंजन है जो इंसान के कौशल को गति देता है। अगर किसी में बहुत काबिलियत है लेकिन आत्मविश्वास नहीं है, तो वो कभी भी अपनी पूरी ताकत उस काम में नहीं लगा पाएगा। वो तो पहले ही बाधा आने पर हार मान लेगा। हाँ, शुरुआत में तो आत्मविश्वास काबिलियत से भी ज्यादा जरूरी होता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति भले ही कम जानता हो, वो कदम आगे बढ़ाता है और रास्ते में जरूरी चीजें सीखकर खुद को काबिल बना लेता है। एकदम सही। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या मतलब? अगर आत्मविश्वास ही वो इंजन है जो हमें आगे ले जाता है, तो फिर अक्सर ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा सफल और आत्मविश्वासी होते हैं, वे अंत में जाकर अपना ही सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से जहां बहुत बड़े अधिकारी, नेता या सीईओ अहंकार में अंधे होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या हद से ज्यादा आत्मविश्वास खतरनाक हो सकता है? तो मनोविज्ञान क्या कहता है इस पर? मनोविज्ञान इसका जवाब हाँ में देता है। इसे हम आत्मविश्वास का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। अच्छा, पैराडॉक्स ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, जब इंसान लगातार सफल होता है ना, तो उसका दिमाग उसे ये विश्वास दिलाने लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो क्या ये सिर्फ सफलता के नशे की वजह से होता है या इसके पीछे दिमाग का कोई और खेल है? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल कारण है। वो क्या है? देखिए, जब लोग बड़े पदों पर पहुंचते हैं तो उनके पास बड़ी ताकत आती है, और उन पदों पर उन्हें अक्सर बहुत कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे किसी कंपनी से 1000 लोगों को नौकरी से निकालना। बिल्कुल।
अब ऐसे फैसले लेने के लिए एक लीडर को अपनी भावनाओं को किनारे रखना पड़ता है। खुद को आम लोगों की तकलीफों से काटना पड़ता है। हाँ, और जब ये भावनात्मक दूरी उनकी आदत बन जाती है ना, तो उनकी सहानुभूति या जो एम्पैथी है वो खत्म होने लगती है। बाप रे। वे दूसरों को इंसान नहीं, सिर्फ मोहरे समझने लगते हैं, और यहीं से अहंकार, भ्रष्टाचार और पतन की शुरुआत होती है। विश्वास ने उन्हें उस कुर्सी तक पहुंचाया। वही आत्मविश्वास जब सहानुभूति से कट जाता है तो वो अहंकार का रूप ले लेता है। एकदम सही कहा आपने। तो फिर इस जाल से कैसे बचा जाए? अगर किसी को अपनी सीमाओं को पार करना है, बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है, लेकिन वो भ्रष्ट या अहंकारी नहीं होना चाहता, तो उसका विज्ञान क्या है? इसका सबसे सटीक और विज्ञान पर आधारित जवाब है एक बहुत बड़ा मकसद। एक पर्पस? हाँ, और उस मकसद के लिए खुद के साथ की जाने वाली सकारात्मक बातचीत। अगर कोई ये सोचकर बैठा है कि किस्मत उसे कामयाब बनाएगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। किस्मत के भरोसे तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सफलता के पीछे के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि टॉप 10% कर्मचारी बाकी के कर्मचारियों से 80% से लेकर 700% तक ज्यादा काबिल होते हैं। रुकिए, 700%? जी हाँ, 700%। कोई इंसान किसी दूसरे से 7 गुना ज्यादा काम कैसे कर सकता है? दिन में घंटे तो सबके पास 24 ही होते हैं ना। ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने के बारे में नहीं है। तो फिर ये इस बारे में है कि वे जो काम कर रहे हैं वो उनके कौशल और उनके मकसद के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। जब काम किसी बहुत बड़े अर्थ या मकसद से जुड़ जाता है तो इंसान थकान महसूस नहीं करता। एक अलग ही जोन में चले जाते हैं वो। हाँ, वे ऐसी ऊर्जा के साथ काम करते हैं जो एक आम इंसान समझ ही नहीं सकता। और ये ऊर्जा इंसान तभी ला सकता है जबकि उसके पास ऐसा सपना हो जिसकी कीमत उसकी नींद से ज्यादा हो, है ना? बिल्कुल। और इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, उन सीमाओं को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो हथियार हमारे अपने दिमाग के अंदर ही है। दिमाग के अंदर? हाँ, हमारी अपनी आवाज। विज्ञान के अनुसार हम हर मिनट खुद से 300 से 1000 शब्द बोलते हैं। अच्छा, खुद से? जी, ये वो बातचीत है जो हम बिना होठ हिलाए खुद से करते रहते हैं, हमारा सेल्फ टॉक। अगर ये अंदरूनी आवाज नकारात्मक है जो कहती है कि मुझसे नहीं होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। सही बात। लेकिन अगर वे शब्द सकारात्मक है, अगर इंसान खुद से ये कहता है कि मैं इसे पार कर सकता हूँ, तो दिमाग शरीर को वो ताकत दे ही देता है। इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। रामेश्वरम के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने वाले एक बच्चे से लेकर देश के सबसे महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने तक का सफर। उनके पास कोई साधन नहीं थे, सिर्फ एक मकसद था और खुद पर विश्वास था। और जो मकसद बहुत बड़ा होना, तो इंसान उन स्थितियों से भी बाहर निकल सकता है जो विज्ञान के हिसाब से असंभव है। असंभव जैसे कि? इसका सबसे झकझोर देने वाला उदाहरण साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल का है। वो जो नाजी कैंप में थे? हाँ। 1944 में जब उन्हें नाजी जर्मनी के एक बेहद खौफनाक यातना शिविर में रखा गया था, जहां बचना लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल। तो उन्होंने वहां मानव व्यवहार का एक बहुत अजीब पैटर्न देखा। विक्टर फ्रैंकल की वो कहानी तो मानवता के इतिहास की सबसे गहरी कहानियों में से एक है। उन्होंने वहां क्या महसूस किया था? उन्होंने देखा कि इस भयानक जेल में जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ दिख रहे थे, वो बहुत जल्दी दम तोड़ रहे थे। अच्छा, कमजोर लोग नहीं? नहीं, मजबूत लोगों का शरीर हार मान रहा था, लेकिन कुछ बहुत ही कमजोर दिखने वाले लोग किसी तरह उन क्रूर यातनाओं के बावजूद जिंदा बच रहे थे। बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रैंकल ने इस बात का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि उन कमजोर लोगों के पास भविष्य में जीने का एक मकसद था, एक पर्पस था जो उन्हें जिंदा रखे हुए था। हाँ, फ्रैंकल ने खुद अपनी पत्नी की यादों को अपना मकसद बना लिया था। शारीरिक रूप से टूट जाने के बावजूद ख्यालों में वो अपनी पत्नी से बातें करते थे, अपने भविष्य के बारे में सोचते थे। इस एक उम्मीद और उनके खुद से किए गए संवाद ने उनके शरीर को वो प्रतिरोधक क्षमता दी कि वे उस भयानक यातना शिविर से जिंदा बाहर आ सकें। यार, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? मकसद इंसान को किसी भी सीमा के पार ले जा सकता है, क्योंकि जब दिमाग हार नहीं मानता तो शरीर भी डटा रहता है। ये बताता है कि इंसान का दिमाग और उसका मकसद असल में कितनी असीम शक्ति रखते हैं। लेकिन जब हम इतने बड़े मकसद की तरफ बढ़ते हैं
तो अहंकार वापस आने का खतरा तो रहता ही है। हाँ, वो पैराडॉक्स ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। तो उस अहंकार को कैसे दूर रखा जाए ताकि हम लगातार अपने काम के स्तर को उठाते रहें? इसके लिए एक गुरु या मेंटर की तलाश सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक मेंटर? हाँ, जब जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं, जो हमें हमारी कमियां बता सकता है, तो हमारा अहंकार नियंत्रण में रहता है। क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। बिल्कुल। खुद को उस गुरु की नजरों में बेहतर साबित करने के लिए हम अपने काम का स्तर अपने आप बढ़ा लेते हैं। एक मेंटर वो आईना होता है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है और भटकने नहीं देता। बहुत ही गहरी बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक जगह समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एकदम साफ। स्कूल के वो बंद डिब्बे वाले नियम जहां सिर्फ निर्देश मानना सिखाया जाता है, वे असल जिंदगी के खुले मैदान में काम नहीं आते। वहां हमें अपने रास्ते खुद बनाने होते हैं। हाँ। और एक चालाक व्यक्ति शुरुआत में आगे जरूर जा सकता है, लेकिन लंबी रेस जीतने के लिए एक गिवर बनना होगा। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद करता है लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानते हुए। और साथ ही दुनिया का शोर बंद करके अकेलेपन में अपने कौशल पर डीप वर्क करना, आत्मविश्वास और सहानुभूति के बीच संतुलन बनाए रखना, एक बड़ा मकसद ढूंढना और एक गुरु के सानिध्य में खुद को लगातार बेहतर बनाना, यही सच्ची कामयाबी का ब्लूप्रिंट। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि सफलता का मजा अकेलेपन में नहीं है। बिल्कुल। महारत हासिल करने के लिए एकांत जरूरी हो सकता है, लेकिन जीवन जीने के लिए नहीं। एकदम। मनोवैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि जीवन में अच्छे दोस्त होने से इंसान 15% ज्यादा खुश रहता है। 15%? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसलिए अपनी मंजिल के इस सफर में कुछ ऐसे अच्छे दोस्तों का होना बेहद जरूरी है जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े हों और जो हमारी सफलताओं का जश्न मना सकें। बिल्कुल सही। क्योंकि खुश रहना और मानसिक रूप से शांत रहना भी तो कामयाबी का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना। हाँ, बिना इसके सफलता अधूरी है। आज की इस चर्चा ने सफलता के उन सारे पुराने और घिसे पिटे नियमों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। यह एकदम स्पष्ट है कि जो रास्ता सबके लिए बना है वो जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए भी सही हो। बिल्कुल। अब समय है एक आखिरी विचार का। एक ऐसा सवाल जो सुनने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन पर विचार करने पर मजबूर करेगा। हमने आज देखा कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने समाज के बनाए पुराने नियमों को तोड़कर ही अपना मुकाम हासिल किया है। हाँ, अपना रास्ता खुद बनाया। तो आज अपने आसपास देखिए और सोचिए, मौजूदा दौर का ऐसा कौन सा पारंपरिक नियम है जिसे आपके आसपास हर कोई पत्थर की लकीर मानकर जी रहा है, लेकिन अब आपके लिए उस नियम को तोड़ने और अपना रास्ता खुद बनाने का समय आ गया है। ये एक बहुत ही विचारणीय सवाल है, क्योंकि जब तक पुराने और बेअसर हो चुके नियम टूटेंगे नहीं, तब तक एक नए, बेहतर और अपनी शर्तों पर चलने वाले रास्ते का निर्माण कैसे होगा? ठीक यही बात है। तो चलिए बचपन के उस पुराने और तय नियमों वाले बोर्ड गेम को अब हमेशा के लिए बंद करते हैं। हाँ, क्योंकि असल जिंदगी का वो खुला मैदान अब इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। बस अपने नियम खुद तय करने की हिम्मत होनी चाहिए।